नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग। श्योर सर, कैपिटल बस्टिंग एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इसके अंडर फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि उसे जो उसके पास अवेलेबल फंड है उसे इन्वेस्ट करना है किसी लॉन्ग टर्म फंड में। लॉन्ग टर्म फंड किसी प्रोजेक्ट में जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि किसी मशीनरी, ऐसी मशीनरी होती है जिसकी अमाउंट काफ़ी लैक्स एंड करोड़ में होती है, उसके अंडर वो फंड इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग वो डिसीजन लेता है कि क्या उसे उस प्रोजेक्ट के अंडर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो कैपिटल बस्टिंग की हेल्प लेता है। कैपिटल बस्टिंग के अंडर जो डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग एक टाइप होती है, इसके अंडर जो हमारी प्रोजेक्ट होती है उसके अंडर रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, और इसके अंडर अमाउंट जो ब्लॉक हो जाती है वो काफ़ी अमाउंट ब्लॉक हो जाती है। इसके लिए जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो टेक्निक को यूज़ करता है। इसके अंडर हमारी होंगी डिस्काउंटिंग टेक्निक और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंडर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, और जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। सो जो बेस्ट टेक्निक होती है वो हमारी होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक। सो ये था सर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वेस्टिंग एसेट। श्योर सर, वेस्टिंग एसेट वो एसेट होती हैं जिनकी एक जो लाइफ पीरियड होता है, यूज़फुल लाइफ होती है, वो लिमिटेड होती है। ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इनके अंडर हमारी जो एसेट काउंट होती है, जैसे कि इन पे ऊपर कोल होगा, गैस हो गया, टिम्बर होगा, इनके अंडर हमारी वेस्टिंग जो एसेट्स होती हैं इसके अंडर काउंट की जाती हैं सर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। श्योर सर, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट के अंडर क्या होता है कि हम अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक ऑर्डर में लगा लेते हैं, और साथ में हम लिक्विडिटी को भी ध्यान रखते हैं। परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी के बेस पे हम अपनी बैलेंस शीट को क्या करते हैं, मार्शलिंग करते हैं। हम करंटली शेड्यूल 3 की मार्कशीट बैलेंस शीट को फॉलो कर रहे हैं। इसके अंडर जैसे जो हमारी एसेट होती हैं जो लिक्विडिटी के फॉर्म में होते हैं, जैसे जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं उसे हम पहले करंट लिक्विडिटी के फॉर्म में हम उसको तुरंत ही लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहले हमारी करंट एसेट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद फिक्स एसेट आ जाएंगी। सो ये क्या होगी, ये हमारी लिक्विडिटी के अंडर काउंट हो जाएगी। सो इस तरह से हम मार्शलिंग करते हैं अपनी बैलेंस शीट का सर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्यू पॉइंट एनालिसिस। सर, ड्यू पॉइंट एनालिसिस के अंडर हम डिटेल स्टडी करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। इसके अंडर ये चेक करते हैं कि जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है वो क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए हम डिफरेंट फैक्टर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकेंड इज अवर एसेट टर्नओवर, एंड थर्ड इज अवर फाइनेंशियल लिवरेज। सर, ये तीनों के तीनों फैक्टर के हम डिटेल स्टडी करते हैं। डिटेल स्टडी करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए हम ड्यू पॉइंट एनालिसिस की हेल्प लेते हैं सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग। सर, टारगेट कॉस्टिंग के अंडर कंपनी क्या करती है, पहले अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करती है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। इसके अंडर कंपनी जितने भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करती है कि उस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रही है उसकी क्या टोटल कॉस्ट होती है, और जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो टोटली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है। ये मेनली हमने टाटा नैनो के अंडर देखा था कि टाटा नैनो ने पहले प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले प्रोडक्ट बताया था कि जो टाटा नैनो होगी उसकी कॉस्ट होगी 1 लाख रुपीज़। सो उसी के बेस पे उन्होंने अपनी टाटा नैनो को मैन्युफैक्चर किया था। सो ये हमारा टारगेट कॉस्टिंग के अंडर हो जाएगा कि हमने एक प्रॉपर टारगेट, ये हमारा एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है। इसके अंडर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले एक कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया जाता है, और जो हमारी कॉस्ट होती है ये अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस के अंडर होती है सर। नाउ व्हाट इज़ काइजन कॉस्टिंग। सर, काइजन कॉस्टिंग सबसे पहले जापानीज़ कंपनी टोयोटा ने यूज़ किया था। इसके अंडर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जितनी भी वो एक्टिविटीज़ करेगी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टीन्यूसली उसमें चेंजमेंट करती रहेगी, उसे कंटिन्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। जहाँ भी उसे लगेगा कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो तुरंत चेंज कर देगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, काइजन कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। इसमें हम अचानक कोई भी चेंज नहीं लेकर आते, जो चेंज होता है वो स्मॉल एक्टिविटीज़ के अंडर होता है सर। वट आर द एक्सटेंट ऑफ
workers participation in management. Sir, there are 5 extent of workers participation in management. First is informative, second is consultative, third is administrative, fourth is associative and fifth is decisive. द फर्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव के अंडर जो मैनेजर होता है, जो मैनेजर के पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बता देते हैं कि हम इस पॉइंट पर डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं. ये हमारा होगा इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव में जो हमारे जनरल जो डेली की जो टास्क होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो सजेशन होती है वो मांग ली जाती है. ये इंफॉर्मेटिव के अंडर काउंट होगा. एंड सेकेंड इज़ कंसल्टेटिव. कंसल्टेटिव के अंडर जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ को बताता है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज़ आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं. ये हमारा होगा कंसल्टेटिव. थर्ड इज़ एसोसिएटिव. एसोसिएटिव के अंडर दोनों पार्टीज़ मिलकर अनएनिमस डिसीजन ले रही हैं, ये इसके अंडर काउंट होगा. एंड फोर्थ इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर जो हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, डिसीजन तो वो खुद लेती है, लेकिन इसके अंडर वो एम्प्लॉयज़ को बुलाती है कि आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, बट डिसीजन होगा हमारा टॉप मोस्ट डिसीजन होगा वो खुद हम लेंगे. ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर होगा. एंड लास्ट इज़ डिसिसिव. डिसिसिव ये हमारा हायर लेवल की होती है, इसके अंदर दोनों पार्टीज़ मिलकर डिसीजन लेती हैं. ये हमारा क्या होगा, इससे हमारा कोऑपरेट बढ़ेगा, को ओनरशिप बढ़ेगी, को डिटर्मिनेशन बढ़ेगी. ये हमारी 5 एक्सटेंट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होती है सर. नाउ व्हाट इज़ जॉब इनरिचमेंट. सर, जॉब इनरिचमेंट के अंडर कंपनी किसी वर्क को एक्साइटिंग, चैलेंजिंग बनाने के लिए किसी एम्प्लॉयज़ को वर्क असाइन कर देती है. वर्क असाइन ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क होता है, साथ में एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन कर दी जाती हैं ताकि उसको मोनोटोनस ना लगे. इसलिए जॉब इनरिचमेंट किया जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ वर्क करेगा उससे थोड़ा एक्साइटमेंट फील होगा, इसलिए जॉब इनरिचमेंट की जाती है सर. एंड सर, जॉब इनलार्जमेंट के अंडर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर देता है. जो फिलहाल वो सिमिलर वर्क कर रहा है उसी को ही हम एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं. ये हमारा जॉब इनलार्जमेंट के अंडर काउंट होगा. जैसे कि कोई पर्सन है वो ड्रिलिंग का वर्क कर रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, एक रूम के अंडर कर रहा है, फिर उसको हम 2 रूम और एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आपने इसमें भी करना है. तो क्या होगा, हम सिमिलर टास्क उसको दे रहे हैं विदाउट गिविंग दैम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हमारा जॉब इनलार्जमेंट के अंडर कंसीडर हो जाएगा सर. नाउ व्हाट इज़ सेगमेंटेशन. सर, सेगमेंटेशन के अंडर कंपनी क्या करती है, अपनी फुल मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देती है. कोई एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, इनकम के बेसिस पे कंपनी अपनी फुल मार्केट को डिवाइड कर देती है, जिससे क्या होगी, उनकी डिमांड को कैप्चर करना कंपनी के लिए ईजी हो जाएगा. और व्हाट इज़ मास मार्केटिंग. सर, मास मार्केटिंग के अंडर कंपनी की अपना प्रोडक्ट को फुल मार्केट के अंडर लॉन्च कर देती है. मीन्स जो प्रोडक्ट होता है वो सभी के लिए यूज़फुल होता है. इसके अंडर कोई भी एज का क्राइटेरिया, जेंडर का और लाइफस्टाइल, इनकम के अंडर कंपनी नहीं देखती. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टाटा साल्ट इज़ यूज़फुल फॉर द ऑल टाइप ऑफ कस्टमर, इट इज़ यूज़फुल. इसमें अंडर कोई भी सेगमेंट को क्रिएट नहीं किया जाता. जो हमारा मास मार्केटिंग के अंडर कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करती है वो सभी के सभी कस्टमर ग्रुप के लिए होता है सर. नाउ व्हाट इज़ डी मार्केटिंग. सर, डी मार्केटिंग के अंडर कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से एडवर्टीजमेंट करती है जिससे उसकी डिमांड क्या हो, थोड़ी सी कम हो जाए. इसके अंडर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कंपनी स्मोकिंग के लिए जो कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो इस तरह से एडवर्टीजमेंट करती है कि उसकी डिमांड पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और जो कस्टमर को हम जो भी अपना मैसेज देना चाहते हैं वो कन्वे भी हो जाए. तो डी मार्केटिंग उस फील्ड में यूज़ किया जाता है सर. एक ये प्रकार की एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी होती है. एंड व्हाट इज स्कीमिंग.
श्योर सर, स्कीमिंग एक प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। इसके अंडर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को इतना हाई प्राइस चार्ज करती है क्योंकि जो भी उसके प्रीमियम कस्टमर होते हैं वो उस प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में ही बाई कर लें। ये इसका एग्जांपल एप्पल कंपनीज के अंडर देखा जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को इतना हाई प्राइस रखते हैं, जो भी उसके प्रीमियम कस्टमर होते हैं वो स्टार्टिंग में उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं एट वट प्राइस कंपनी इज गोइंग टू चार्ज, कितना ही प्राइस हो वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ये हमारा स्कीमिंग के अंडर होता है। एक तो हमारी होती है स्लो स्कीमिंग, एक हमारी होती है रैपिड ऑन स्कीमिंग। रैपिड के अंडर क्या होता है, प्राइस भी हाई होता है और जो एडवर्टीजमेंट होती है वो भी हाई होती है। बट स्लोन में क्या होता है, प्राइस तो हाई होता है लेकिन जो एडवर्टीजमेंट क्या होती है वो स्लो होती है, मीन्स लो होती है। ये हमारा स्कीमिंग के अंडर काउंट होता है। दैट्स